एक मिडिल स्कूल का मैथ और फिजिक्स टीचर जो मतलब जिसे खराब प्रदर्शन की वजह से निकाल दिया गया हो, वो अचानक वॉल स्ट्रीट का बेताज बादशाह कैसे बन जाता है? हाँ, और सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों का राजदार भी। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम जेफरी एप्स्टीन के उसी काले साम्राज्य का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने सत्ता और अथाह पैसे का इस्तेमाल करके दशकों तक जघन्य अपराध किए। ये एक बहुत ही जटिल विषय है ना? और इस पूरी सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों को एक साथ रखा है। हाँ, जैसे आधिकारिक अदालती दस्तावेज और न्याय विभाग यानी डीओजे की रिपोर्टें, बिल्कुल, और ओआईजी की रिपोर्टें भी। साथ ही हमने विप न्यूज, 247, मियामी हेराल्ड और द इंडिपेंडेंट जैसे पब्लिकेशंस के आर्टिकल्स भी देखे हैं। यूटी डॉक्यूमेंट्रीज और केली ब्रेनन जैसी सर्वाइवर की आपबीती को भी हमने इसमें शामिल किया है। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, हमारा मिशन सिर्फ अपराधों की कोई लिस्ट गिनाना नहीं है। हाँ, वो तो इंटरनेट पे बहुत मौजूद है। सही कहा। असल में हमें उस भ्रष्ट सिस्टम को समझना है जिसने एक अपराधी को इतने लंबे समय तक बचा कर रखा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। तो फिर किसकी है? ये संस्थागत विफलताओं की कहानी है, मतलब इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की। कैसे पूरे के पूरे सिस्टम ने आंखें मूंद ली। ये बहुत डरावना है। अगर हम शुरुआत से देखें, जेफरी एप्स्टीन ब्रुकलिन का रहने वाला था। हाँ, और उसने कॉलेज की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। फिर 1970 के दशक में वो डाल्टन स्कूल में टीचर बन गया, वो भी मैथ्स और फिजिक्स का, जो कि न्यूयॉर्क का एक बहुत ही महंगा और प्रतिष्ठित स्कूल है। बिल्कुल। लेकिन दस्तावेजों के हिसाब से वहां भी उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। उसे खराब प्रदर्शन के चलते निकाल दिया गया था। और यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। एक निकाला हुआ टीचर सीधा वॉल स्ट्रीट पहुंच जाता है, बियर स्टर्न्स कंपनी में। राइट। हाँ, वो बियर स्टर्न्स में उच्च ट्रेडर बन गया, बिना किसी बड़ी डिग्री या असली योग्यता के। ये तो मतलब ये कैसे मुमकिन है? उसने सिर्फ अपने आत्मविश्वास और रसूखदार लोगों से जान पहचान का इस्तेमाल किया। वो लोगों को बातों में फंसाने में बहुत माहिर था। और शायद इसी जान पहचान का फायदा उठाकर उसने पैसों की हेराफेरी शुरू की, जैसे वो स्टीवन हॉफनबर्ग वाला मामला। अरे हाँ, वो तो बहुत बड़ा स्कैम था। $460 मिलियन की पॉन्जी स्कीम। एग्जैक्टली। 1993 में जब इस पॉन्जी स्कीम का भंडाफोड़ हुआ तो हॉफनबर्ग को 20 साल की सजा हो गई। लेकिन एप्स्टीन, जो कि उसका बहुत करीबी था, वो बिना किसी सजा के एकदम साफ बच निकला। उस पर कोई आरोप ही नहीं लगे। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उसने लेस वेक्सनर के साथ अपनी पैठ बनाई। विक्टोरिया सीक्रेट की मालिक। हाँ, वही। एप्स्टीन ने वेक्सनर का इतना भरोसा जीत लिया था कि उसे उनके पूरे वित्तीय साम्राज्य की पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई थी, जो कि बहुत ही असामान्य बात है। और सालों बाद वेक्सनर ने खुद आरोप लगाया था कि एप्स्टीन ने उनके करोड़ों डॉलर चुराए थे। उसी पैसे से उसने यूएस वर्जिन आइलैंड्स में अपना टैक्स हेवन बनाया। हाँ, जहां उसे 38.5% की बजाय केवल 4% टैक्स देना पड़ा। मतलब वो कोई बहुत बड़ा वित्तीय जादूगर नहीं था, वो बस एक शातिर इंसान था जो लूप होल्स का फायदा उठाना जानता था। बिल्कुल सही। और इसी अकूत पैसे ने उसे वो ताकत दी जिससे उसने अपने अपराधों की दुनिया बसाई। अगर हम उसके काम करने के तरीके यानी मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो केली ब्रेनन जैसी सर्वाइवर की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। हाँ, केली की कहानी सुनना सच में बहुत विचलित करने वाला है। उसने बताया कि कैसे एप्स्टीन पेड मॉडलिंग ऑडिशंस या स्कॉलरशिप का झांसा देकर युवा लड़कियों को फंसाता था। और इस पूरे काम में घिस्लीन मैक्सवेल की भूमिका बहुत अहम थी। घिस्लेन मैक्सवेल, जिसे बाद में 20 साल की सजा मिली ना? हाँ, उसी को। वो लड़कियों का विश्वास जीतती थी और उन्हें इस नेटवर्क में भर्ती करने का काम करती थी। एक महिला होने के नाते शायद लड़कियां उस पर जल्दी भरोसा कर लेती थीं। एग्जैक्टली। और फिर इन लड़कियों को एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर ले जाया जाता था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे स्थानीय लोग पेडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे। हाँ, कैरिबियन में 75 एकड़ का आइलैंड। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देती हैं। जैसे वहां 70 कर्मचारियों का स्टाफ था। बिल्कुल। और उन सबको सख्त हिदायत थी कि कुछ भी देखना नहीं है, किसी से नजरें नहीं मिलानी है। मतलब पैसे देके सबकी चुप्पी खरीद ली गई थी। और वो मंदिर, हाँ, वो चट्टान पर बना नीले और सफेद रंग का मंदिर, उसके बारे में कई अजीब और डरावनी बातें दस्तावेजों में दर्ज हैं। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब लड़कियों को वहां लाया जाता था तो उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे ताकि वो चाहकर भी भाग ना सकें। एक 15 साल की बच्ची ने तो समुद्र में तैरकर भागने की कोशिश भी की थी। हाँ, पर उसे पकड़ लिया गया।
ये पूरी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधक बनाकर रखने का मामला था। और ये सब इतने सालों तक चलता रहा क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत हाई प्रोफाइल था। इसी नेटवर्क को लेकर तो एप्स्टीन फाइल्स का इतना हंगामा मचा था। हाँ, लेकिन यहाँ हमें एक बात बहुत साफ करनी चाहिए। इंटरनेट पर जो क्लाइंट लिस्ट के नाम से चीजें वायरल होती हैं, वो पूरी तरह सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। एप्स्टीन फाइल्स असल में पुराने सिविल मुकदमों के सील किए गए अदालती दस्तावेज हैं, जिनमें गवाहों के बयान और फ्लाइट लॉग्स शामिल हैं। और इनमें दर्ज नामों को लेकर हमें बहुत निष्पक्ष रहना होगा। हाँ, क्योंकि किसी का नाम दस्तावेजों में होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध में शामिल था। एग्जैक्टली। फाइलों में हर विचारधारा के लोगों के नाम हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का नाम इसमें आया है। और दोनों ने ही किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी होने से सख्त इनकार किया है। इसके अलावा प्रिंस एंड्रयू का नाम भी था। हाँ, जिन पर एक पीड़िता ने सीधा आरोप लगाया था, और बाद में प्रिंस ने उनके साथ कोर्ट के बाहर समझौता भी किया। बिल गेट्स, एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों के नाम भी इन फाइलों में दिखे हैं। देखिए, अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि एप्स्टीन कर क्या रहा था। क्या कर रहा था? वो इन प्रभावशाली लोगों का उपयोग एक ढाल के रूप में कर रहा था। ओह, मतलब अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। जब दुनिया देखेगी कि पूर्व राष्ट्रपति या नोबेल विजेता आपके साथ बैठे हैं, तो कोई आप पर शक नहीं करेगा। पॉइंट है। और सोशल मीडिया ने आधी अधूरी जानकारी फैलाकर सिर्फ क्लिकबेट पत्रकारिता की है। हाँ, असली मुद्दा तो सिस्टम की विफलता है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? जब 2006 में पैम बीच पुलिस और FBI ने 40 से ज्यादा नाबालिग पीड़ितों का पता लगा लिया था, तो उसे कड़ी सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहीं पर वो मशहूर स्वीट हार्ट डील हुई थी, 2008 वाली डील, जिसने सबको चौंका दिया था। मियामी के अटॉर्नी अलेक्जेंडर अलाकोस्टा ने एक गुप्त समझौता किया था। इतने संगीन आरोपों के बावजूद एप्स्टीन को केवल 18 महीने की सजा मिली। और उसमें से भी उसने सिर्फ 13 महीने काटे। वाह, और वो भी वर्क रिलीज के साथ। मतलब वो दिन में 12 घंटे जेल से बाहर रहकर अपना काम कर सकता था। ये तो मजाक था। और पीड़ितों को तो इस डील के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। बिल्कुल। और इस पूरी मिली भगत में सिर्फ कानून नहीं, बड़े बड़े बैंक्स भी शामिल थे। JP मॉर्गन और डॉयचे बैंक जैसे संस्थान। हाँ, इन बैंकों को अच्छी तरह पता था कि एप्स्टीन का चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इतिहास क्या है। उनके सिस्टम में लगातार रेड फ्लैग्स आ रहे थे। फिर भी उन्होंने उसे अपना क्लाइंट बनाए रखा। क्योंकि वो उनके लिए बहुत मुनाफे का सौदा था। लेकिन बाद में इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, JP मॉर्गन को पीड़ितों और वर्जिन आइलैंड्स को लगभग $365 मिलियन का हर्जाना देना पड़ा था। और डॉयचे बैंक को $75 मिलियन देने पड़े। पर आखिरकार जुलाई 2019 में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के संघीय आरोपों में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, इस बार मामला बहुत संगीन था। उसे न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर यानी MCC में रखा गया। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 की रात को जो हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया। OIG की रिपोर्ट के तथ्य सच में चौंकाने वाले हैं। उस रात एप्स्टीन को कोई सेलमेट नहीं दिया गया था। और जो गार्ड्स ड्यूटी पर थे वो सो रहे थे ना? बिल्कुल, गार्ड सो रहे थे। उन्होंने गश्त के झूठे रिकॉर्ड बनाए, और सबसे बड़ी बात, उस रात उस सेल के कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ये सब सुन के तो किसी को भी शक होगा। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आधिकारिक तौर पर इसे फांसी लगाकर आत्महत्या घोषित किया गया। मेडिकल एग्जामिनर, FBI और OIG सब ने यही कहा। लेकिन उसकी हायोइड हड्डी टूटी हुई थी। हायोइड हड्डी, जो गले में होती है। हाँ, और ये हड्डी अक्सर तब टूटती है जब किसी का गला घोंटा जाता है। इसी वजह से एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ जैसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज ने जन्म लिया। और संस्थागत लापरवाही ने इन थ्योरीज को और हवा दी। बिल्कुल। खैर, कानूनी तौर पर जो भी हो, ये कहानी दिखाती है कि कैसे अथाह पैसा और रसूख न्याय की आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं। पर आज भी कई पीड़ित न्याय की राह देख रहे हैं, और एप्स्टीन की छोड़ी गई संपत्ति से उन्हें करोड़ों डॉलर का मुआवजा दिया भी जा रहा है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन एक आखिरी विचार है जिस पर शायद लोगों का ध्यान कम गया हो। वो क्या? सूत्रों के अनुसार ये अफवाह थी कि एप्स्टीन ने अपने आइलैंड और हवेलियों में हर जगह खुफिया कैमरे यानी पिन होल कैमरे लगा रखे थे। ब्लैकमेल करने के लिए? हाँ, ताकि वो VIP मेहमानों की रिकॉर्डिंग कर सके। लेकिन जब FBI ने जांच की तो उन्हें ऐसा कोई दुर्व्यवहार वाला टेप नहीं मिला। तो सवाल ये है कि एक आदमी जो निगरानी या सर्विलांस में इतना पैसा खर्च करता था, क्या सच में उसका सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा हमेशा के लिए गायब हो गया? या फिर सत्ता के गलियारों में अभी भी कोई ऐसा रहस्य है जो इन कैमरों में कैद था और आज तक सामने नहीं आ सका? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।
क्या वो टेप्स किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी बनकर कहीं दबे हुए हैं? इसी विचार के साथ हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं खत्म होती है। सोचने वाली बात तो है।